अगला सवाल है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 160। इसमें वो कहता है अ बिजनेस अकाउंटेड फॉर द परचेज ऑफ न्यू डिलीवरी ट्रक एज अ मोटर एक्सपेंस इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। हुआ ये है कि हमने एक डिलीवरी ट्रक ख़रीदा है। डिलीवरी ट्रक हमारा क्या है? हमारा एसेट है, हमारा नॉन करंट एसेट है और एसेट को बैलेंस शीट में लिखना चाहिए। उसने कहा कि हमने गलती से उसको मोटर एक्सपेंस बना दिया। एक्सपेंस का मतलब क्या है? हमने उसको एसओपीएल के अंदर लिख डाला है, तो ये तो आपने गलती की है। अब वो हमसे पूछ क्या रहा है, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ दिस एरर ऑन प्रॉफिट फॉर द ईयर एंड अपॉन कैरिंग वैल्यू ऑफ एसेट इंक्लूडेड इन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बिफोर द एरर इज़ करेक्टेड। कहता है कि अभी आप एरर को ठीक ना करें, ये जो गलती हुई है इसका इफ़ेक्ट बता दें कि इनकम स्टेटमेंट के ऊपर और बैलेंस शीट के ऊपर क्या आया होगा। देखें जी, बड़ी सिंपल सी बात है कि जब आपने ये गलती की, आपने एक एसेट लिखना था, ये आपने एक एसेट लिखना था, आपने एसेट नहीं लिखा। जब आपने एसेट नहीं लिखा तो एसेट आपके अंडरस्टेट हो गए, कम हो गए ना। अच्छा, नंबर 2, आपने उसको अब एसेट कहाँ लिखना था? बैलेंस शीट में लिखना था, नहीं लिखा तो एसेट अंडरस्टेट हो गए। आपने उसको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में क्या किया? आपने उसको एक्सपेंस बना दिया। जब आपने एक्सपेंस बनाया तो एक्सपेंस ओवरस्टेट हो गए गलती से। जब एक्सपेंसेस बढ़ जाएं तो अल्टीमेटली आपके प्रॉफिट को धचका लगता है, आपका प्रॉफिट नीचे आ जाता है। इसका मतलब है कि इसका इफ़ेक्ट ये हुआ होगा कि एक तो एसेट अंडरस्टेट हो गए, कम हो गए, और प्रॉफिट भी अंडरस्टेट हो गया चूँकि आपने उसको एक्सपेंस रिकॉर्ड कर दिया। ठीक है, अब हम ढूंढ लेते हैं आंसर इसका क्या हो सकता है। प्रॉफिट फॉर द ईयर इज़ अंडरस्टेटेड, येस, एंड एसेट इन दी बैलेंस शीट आर ओवरस्टेटेड। नहीं, ये तो नहीं है, ये तो गलत है। अच्छा, और कहता है प्रॉफिट फॉर द ईयर इज़ ओवरस्टेटेड, नहीं, ओवरस्टेट कैसे हो सकते हैं, ये भी गलत है। प्रॉफिट फॉर द ईयर इज़ अंडरस्टेटेड, हाँ जी, एंड एसेट इन द बैलेंस शीट आर आल्सो अंडरस्टेटेड, यस, दिस इज़ द आंसर। डी क्या कहता है वैसे देख लेते हैं। प्रॉफिट फॉर द ईयर इज़ ओवरस्टेटेड, नहीं, यहीं से हमने पकड़ लिया कि प्रॉफिट ओवरस्टेट नहीं है बल्कि अंडरस्टेटेड है, तो ये गलत है। ठीक है, तो सी इज़ द राइट आंसर। अगला जो सवाल है हमारे पास वो है क्वेश्चन नंबर 161। इसमें वो कहता है कि स्मार्ट परचेज एन आइटम ऑफ प्लांट एट अ कॉस्ट ऑफ $100,000 इन जनवरी 20X2। हमने प्लांट ख़रीदा है 1 जनवरी 2002 को $1,00,000 का। इट वॉज एक्सपेक्टेड टू लास्ट फॉर 10 ईयर्स। लास्ट का मतलब है कि वो चलेगा 10 साल तक, ये हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो यूज़फुल लाइफ हुई। एंड स्क्रैप वैल्यू ऑफ 10,000, और जब ये यूज़ हो चुकेगा 10 साल तो ये बिक जाएगा मार्केट के अंदर $10,000 का। द बिजनेस डेप्रिशिएट नॉन करंट एसेट 20% ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस बेसिस। उसने आपको मेथड भी बता दिया रिड्यूसिंग बैलेंस, और रेट भी दे दिया डेप्रिसिएशन का, वो है 20%। The item of plant was sold on 1st April 20X4 for a sale proceed of $70,000। कहता है कि आपने ये 70,000 का बेचा है। कब बेचा है? 1 अप्रैल 2004 को, यानी कि 2002 आपने यूज़ किया, 3 यूज़ किया, और आपने 3 महीने और यूज़ किया अनटिल 1 अप्रैल 2004 तक, ऐसे ही है ना। और आपने एसेट बेच दिया है मार्केट के अंदर 70,000 का। It is policy to charge depreciation full year in the year of purchase and no depreciation in a year of disposal। चलें जी, पॉलिसी भी बता दी आपको, पॉलिसी नंबर 1 दी हुई है। अगर पॉलिसी मेंशन ना हो तो आपने बाय डिफ़ॉल्ट पॉलिसी 2 अप्लाई करनी है, जिसको प्रोपोर्शनल चार्ज बोलते हैं या प्रोरेटा बोलते हैं। स्मार्ट हैज़ अकाउंटिंग ईयर एंड इज़ 31 दिसंबर। व्हाट इज़ द प्रॉफिट और लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ द एसेट। देखें जी, इसमें आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं जो कि मैंने आपको सिखाया है, और दूसरा तरीका यह है कि आप वही फॉर्मेट बना लें जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया है। मैं फॉर्मेट बना लेता हूँ, फिर डायरेक्ट भी करके बता देता हूँ आपको, ताकि दोनों तरीके आपको आ जाए, दोबारा से रिवाइज कर। चलें जी, पहला कॉलम आपको पता है क्या है? डेट का है। दूसरा कॉलम आपको पता है कॉस्ट ऑफ एसेट का है। तीसरा कॉलम डेप्रीसिएशन का है। चौथा कॉलम एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन है, और आखिरी कॉलम जो है वो है आपका कैरिंग अमाउंट। ऐसा ही है, यही आपको मैंने बताया हुआ है, सिखाया हुआ है। ये आपके पास 5 कॉलम आ गए हैं। ठीक है, अब मुझे बताएं कि डेप्रीसिएशन का रेट कितना है? 20%, और मेथड क्या है? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। आपने एसेट को इस्तेमाल करना स्टार्ट किया 1 जनवरी
और आपका ईयर इख्तिताम पजीर हो रहा है 31 दिसंबर 2002। ऐसा ही है जी। एसेट की जो कॉस्ट थी वो थी 1 लाख। एग्रीड। डेप्रीसिएशन 20% है, तो 1 लाख का 20% अगर आप लें तो वो बनता है 20,000। चूँकि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में और स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रीसिएशन पहले साल जो है वो आपको पता है ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर ली जाती है। एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन भी 20,000 आ गई है। कैरिंग अमाउंट का फार्मूला क्या होता है आपको पता है कि अगर हम एसेट की कॉस्ट में से एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन माइनस करते हैं तो कैरिंग अमाउंट आती है। तो 1 लाख की कॉस्ट है, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन 20,000 है, तो 80,000 आपकी डेप्रीसिएशन कैरिंग अमाउंट आ गई है। अच्छा, दूसरा साल आपने कंप्लीट यूज़ किया है एसेट 31 दिसंबर 2003 तक, 1 लाख का एसेट है। अब आपको पता है कि कैरिंग अमाउंट के ऊपर डेप्रीसिएशन चार्ज होगी क्योंकि आप रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड यूज़ कर रहे हैं। तो 80,000 का अगर आप 20% ले लें, 80,000 इंटू 20%, तो ये अमाउंट आती है 16,000। एग्रीड। अच्छा, 80,000 इंटू 20%, तो ये 16,000 आती है। अब सॉरी, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन के बारे में आपको पता है, पिछले साल की डेप्रीसिएशन और इस साल की डेप्रीसिएशन वो एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन हो जाएगी, तो टोटल हो गई है आपकी 36,000। इज़न्ट इट? कैरिंग अमाउंट निकालनी है तो 1 लाख में से 36,000 माइनस कर दें तो कैरिंग अमाउंट निकल आएगी 64,000 इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। अच्छा, अब आपका तीसरा साल स्टार्ट हो रहा है और तीसरा साल स्टार्ट हुआ है 1 जनवरी से और आपने एसेट को बेच दिया है 1 अप्रैल। ऐसा ही है। ओके, 1 लाख का एसेट था, डेप्रीसिएशन कैरिंग अमाउंट के ऊपर चार्ज होगी तो हम डेप्रीसिएशन चार्ज नहीं करेंगे। वजह ये है कि उसने कहा है कि पॉलिसी नंबर 1 है नो डेप्रीसिएशन इन अ ईयर ऑफ सेल। अगर प्रोरेटा होता तो 3 महीने की डेप्रीसिएशन चार्ज करते। ऐसा ही है। एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन भी वहीं की वहीं खड़ी रहेगी। एसेट आपके मुताबिक 64,000 का है। ऐसा ही है, डेप्रीसिएशन तो चार्ज नहीं की, वो 31 दिसंबर वाला एसेट 1 अप्रैल को आपके मुताबिक 64,000 का है, जबकि मार्केट में आप बेच रहे हैं एसेट 70,000 का। ऐसा ही है। अब देखें, 64,000 वाली चीज़ ये सेल प्रोसीड है, ठीक है, सेल प्रोसीड। 64,000 वाली चीज़ अगर 70,000 में बिक रही है तो फ़ायदा है नुकसान है? फ़ायदा है। कितने का? 6,000 का। तो 6,000 का फ़ायदा आपका प्रॉफिट है। तो ये आपका आंसर आ गया है क्या? ए। मेक सेंस? अच्छा, इसी में अगर आप ये चाहते हैं कि आप इसको जल्दी सॉल्व करें तो उसका मैं तरीका आपको बता देता हूँ जल्दी कैसे सॉल्व होगा। देखें, पहले आप साल लिखें। आप 2002 की पूरे साल की डेप्रीसिएशन लेंगे। आप अपने कैलकुलेटर पे लिखें कॉस्ट $100,000 लिख के आप इक्वल का साइन डाल दें। $100,000 लिख के इक्वल दबाएं। इक्वल दब गया आपका। अच्छा, अब आप मल्टीप्लाई करें इसको किसके साथ? 0.80 के साथ। वो क्यों? देखें, 1 साल की डेप्रीसिएशन आपकी है 20%, तो साल के आखिर में आपका एसेट कितने परसेंट बचा होगा? देखें ना, आपके पास चीज़ 100% है, आप कहते हैं कि सर मैंने चीज़ 20% साल पूरे कंज्यूम कर ली है, तो साल के आखिर में चीज़ कितने परसेंट बची होगी? 80% बची होगी ना। तो 1 लाख का 80% लें और अगर जल्दी निकालना है तो 80 को 100 से डिवाइड करें तो 0.80 बचेगा। तो अपने कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई बाय 0.80 करेंगे तो आपका एसेट बचा हुआ आएगा 80,000 का। देखें ज़रा कैलकुलेटर, पहले आपने 1 लाख लिख के इक्वल का साइन लाजमी दबाना है, फिर आपने मल्टीप्लाई बाय 0.80 करना है, तो आपके पास 80,000 आ जाएगा। अब आपने और कुछ नहीं करना, छोड़ दें कैलकुलेटर को, अगले साल चले जाएँ 2003 के ऊपर। अब आप दोबारा इक्वल दबा दें। जब आप दोबारा इक्वल दबाएंगे तो एसेट आपका 64,000 के ऊपर ऑटोमेटिकली आया हुआ होगा। नहीं समझ आई बात की? दोबारा रिपीट करूं। देखें, आपने क्या करना है, आपने 1 लाख लिखना है मल्टीप्लाई बाय, पहले 1 लाख लिख के इक्वल का साइन लाजमी मिलाना है, उसके बाद 0.80 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर आएगा 80,000। फिर दूसरे साल दोबारा ये 80,000 0.20 कंज्यूम हुआ है, आपने ये लिखना नहीं है, आप दोबारा इक्वल दबा दें बगैर किसी वैल्यू लिखे, तो आप देखेंगे कि वो 64,000 आ रहा होगा। तो दूसरे साल के आखिर में आपके एसेट की कैरिंग अमाउंट आ रही होगी 64,000।
ऐसा ही है। और आपने वो एसेट मार्केट में बेचा है 70,000 का। तो बात सुने, 64,000 की चीज़ जब आप 70,000 की बेच रहे हैं तो $6,000 का आपको क्या हो रहा है, मुनाफा हो रहा है। मेक सेंस? अच्छा, इसमें जो हमारे पास अगला सवाल है वो है 162। इसमें कहता है कि मार्टिन परचेज एन आइटम ऑफ प्लांट एट अ कॉस्ट ऑफ $100,000 इन जनवरी 1st 20X2। मार्टिन ने एक आइटम ऑफ प्लांट खरीद लिया, नॉन करंट एसेट खरीदा है 1 जनवरी को $1,00,000 का। It was expected to last for 6 years and had estimated scrap value of 10,000 at the end of that time। कहता है कि ये 6 साल आपको इकोनॉमिक बेनिफिट प्रोवाइड करेगा और जब ये कर चुकेगा तो ये मार्केट के अंदर एक्सपेक्टेडली $10,000 का बिक जाएगा। ठीक है, ये दोनों एस्टिमेशंस होती हैं। The business depreciate non-current asset on a straight line basis with a proportionate charge in a year of purchase and disposal। कहते हैं जी मेथड स्ट्रेट लाइन है और जो पॉलिसी है डेप्रिसिएशन की वो 2 है, जिसको प्रोरेटा कहते हैं या प्रोपोर्शनल चार्ज बोलते हैं। मार्टिन हैज़ एन अकाउंटिंग ईयर एंड ऑफ 31 दिसंबर। ठीक है जी, 31 दिसंबर को उसकी रिपोर्टिंग डेट आती है। द आइटम ऑफ प्लांट सब्सिक्वेंटली सोल्ड ऑन 1 अप्रैल 20X2 फॉर अ सेल प्रोसीड ऑफ 60,000। कहता है 1 अप्रैल 2004 को आपने एसेट बेचा है और बेचा भी कितने का है, 60,000 का है। ठीक है, ख़रीदा आपने 1 जनवरी 2002 को है और बेचा आपने 1 अप्रैल 2004 को है। व्हाट इज़ द प्रॉफिट और लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ दिस एसेट। पूछ ये रहा है कि आप बताएं कि ये जो एसेट बेचा है इसके ऊपर आपको प्रॉफिट हुआ है या आपको लॉस हुआ है। तो बेहतर है कि हम इस तरह करते हैं कि हम कॉलम्स बना लेते हैं, जो कि मैंने आपको तरीका सिखाया हुआ है कि किस तरह आपने ये सवाल हल करना है डेप्रिसिएशन से रिलेटेड। तो पहला कॉलम आपको पता है कि हम बनाते होते हैं डेट का, दूसरा कॉलम हम बना लेते हैं कॉस्ट का, तीसरा कॉलम हम डेप्रिसिएशन का बना लेते हैं, चौथा कॉलम हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का और पांचवा हमारे पास कैरिंग अमाउंट का आता है। डेट, कॉस्ट, डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और आखिर में कैरिंग अमाउंट। ऐसे ही है जी। अच्छा, तो हमारे पास जो मेथड दिया हुआ है इस सवाल के अंदर वो है आपके पास स्ट्रेट लाइन मेथड। और रेट कितना है डेप्रिसिएशन का, रेट नहीं दिया हुआ। तो हमें पता है कि जब रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ना दिया हो और स्ट्रेट लाइन मेथड हो तो हम फार्मूला के तहत भी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो हैं वो निकाल लेते होते हैं। ऐसा ही है। तो फार्मूला हमारे पास क्या है, फार्मूला हमारे पास है कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड यूज़फुल लाइफ। एस्टिमेटेड यूज़फुल लाइफ। अच्छा जी, कॉस्ट है एसेट की 1,00,000 और स्क्रैप वैल्यू इसकी 10,000 है और यूज़फुल लाइफ इसकी 6 ईयर्स है। तो 1,00,000 में से 10,000 निकाला तो 90,000 आया और 90,000 को जब आप 6 से डिवाइड करेंगे तो पर ईयर डेप्रिसिएशन 15,000 आएगी। ठीक है जी। अब आपने एसेट 1 जनवरी को ख़रीदा है तो 1 जनवरी से लेके एसेट यूज़ हुआ है आपका 31 दिसंबर 2002, पूरा 1 साल। एसेट की कॉस्ट 1,00,000 है और डेप्रिसिएशन आ रही है पूरे साल की 15,000। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी सेम रहेगी और कैरिंग अमाउंट एसेट की रिफ्लेक्ट होगी 85,000। ऐसा ही है। तो ये आपके साल के आखिर में एसेट रिफ्लेक्ट कर रहा होगा बैलेंस शीट में 85,000 के ऊपर, इज़न्ट इट। अच्छा, अब आगे चलते हैं। अब हमारा साल नंबर 2 जो है वो स्टार्ट हो रहा है, यानी कि सेकेंड ईयर। और सेकेंड ईयर आपका पूरा 2003 बनता है, 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर 2003। उसी तरह डेप्रिसिएशन आपकी सेम रहेगी 15,000, चूँकि आपको पता है स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन हर साल सेम रहती है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पिछले साल की 15 थी, इस साल की 15 है, तो टोटल हो गई 30,000 और एसेट साल के आखिर में बचा पड़ा होगा 70,000 का। ऐसे ही है ना। कैरिंग अमाउंट कैसे निकलती है, कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अब हमारा एसेट चला गया है तीसरे साल में और तीसरे साल में 1 जनवरी से लेके 1 अप्रैल तक डेप्रिसिएशन चार्ज होगी। क्यों? क्योंकि प्रोरेटा है, प्रोपोर्शनल चार्ज है, स्ट्रेट लाइन मेथड है। तो 1,00,000 के ऊपर आपकी जो डेप्रिसिएशन बन रही थी 1 साल की, फार्मूले के तहत वो 15,000 बन रही थी। अब 1 जनवरी से लेके 1 अप्रैल तक
आप 3 महीने एसेट को कंज्यूम कर चुके हैं, 15,000 पूरे 12 महीनों की डेप्रीसिएशन है, तो 3 महीनों की डेप्रीसिएशन कितनी आएगी? 15 को 12 से डिवाइड करें, मल्टीप्लाई बाय 3 करें, तो 3 महीनों की डेप्रीसिएशन आएगी 3750। पिछले साल आपकी क्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन पड़ी हुई थी 30,000, इस साल आपकी क्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन हो जाएगी 37,000। लेट मी करेक्ट इट, या इस साल आपकी डेप्रीसिएशन हो जाएगी क्यूमुलेटेड 33,750। अब आपने एसेट की कैरिंग अमाउंट निकालनी है कि एसेट कितने का बचा पड़ा है, तो 1 लाख आपके एसेट की कॉस्ट है, उसमें से अब तक की क्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन सब्ट्रैक्ट कर दें तो एसेट आपका बचा पड़ा है 66,250 आपके मुताबिक, इज़न्ट इट। मार्केट में ये एसेट बिक रहा है कितने का? 60,000 का। ये देखें ना, ये 60,000 लिखा हुआ है, अगर मैं आपको दिखाऊं, ये 60,000 लिखा हुआ, 60,000 का एसेट बिक रहा है, ये 60,000 आप माइनस करें। अब एसेट आपका है 66,250 का, आपकी चीज़ 66,250 की है, मार्केट उसको ले रही है 60,000 की, तो आपको फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है? आपको नुकसान हो रहा है 6,250 का। ये लॉस है ऑन डिस्पोजल ऑफ नॉन करंट एसेट। ये लॉस आपका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में जाकर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर। मेक सेंस? अगला जो सवाल है हमारे पास, वो आपके पास ओटी केस है। ओटीसी, इसको ओटी केसेस बोलते हैं। ओटी केसेस का मतलब ये होता है कि कॉम्प्रीहेंशन दिया होता है और उसमें डिफरेंट क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, 3, 4, 5, 2, और आपने उसी कॉम्प्रीहेंशन में से जो है वो आंसर निकालना होता है। अच्छा, ये जो सवाल है आपके पास, ये कहता है कि द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू क्वेश्चन 163 टू 167। तो इसमें आपके कुछ सवाल हैं जो कि इस कॉम्प्रीहेंशन से लिए जाएंगे, इस सवाल से लिए जाएंगे। अ मशीन विच हैड अ कॉस्ट ऑफ 20,000 एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ 17,200 वाज सोल्ड ड्यूरिंग 20x7 फॉर 4,800। कहता है कि एक मशीन थी जिसकी कॉस्ट 20,000 थी और वो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का मतलब है इतना यूज़ हो चुकी थी 17,200, वो आपने बेच डाली है मार्केट के अंदर 4800 की। ठीक है, ओके। द टोटल कॉस्ट ऑफ मशीनरी शोन इन दिसंबर 20x6 स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन वाज 1,80,000। कहता है पिछले साल यानी कि 2006 में वो एसेट टोटल जो है वो आपके पास पड़े हुए थे 1,80,000 के, और डेप्रीसिएशन उनसे रिलेटेड एक्यूमुलेटेड 92 थी बची पड़ी। ठीक है, इसका मतलब पिछले साल आपके पास टोटल एसेट 180 के थे और वो 92,000 यूज़ हो चुके थे। उस 1,80,000 में से एसेट 20,000 का बेचा गया है। समझ रहे हैं ना बात? 20,000 कॉस्ट वाला एसेट बेचा गया है जो 17,200 यूज़ हो चुका था। बेचा कितने का गया? 4800 का। The business used 10% straight line on a machinery and no depreciation charge in a year an asset is sold. स्ट्रेट लाइन मेथड दे दिया गया आपको और वो कहता है कि आप पॉलिसी नंबर 1 यूज़ करेंगे। कैसे पता चला? उसने खुद ही लिख दिया है कि नो डेप्रीसिएशन इज चार्ज इन अ ईयर एसेट इज सेल्ड। पहला सवाल कहता है 163 व्हाट इज़ द बैलेंस ऑन एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन अकाउंट एट 31 दिसंबर 20x7। कहता है कि 31 दिसंबर 2007 में बताएं कि आपकी एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन का क्लोजिंग बैलेंस कितना होगा। अच्छा, अब आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने एसेट जो कि टोटल आपके पास थे साल के शुरू में वो लिखने हैं। कॉस्ट ऑफ एसेट टोटल थी आपके पास 1,80,000। ओके, और ये एसेट आपके यूज़ हो चुके हुए थे। ये मैं पिछले साल के क्लोजिंग बैलेंसेस को ओपनिंग बैलेंसेस बना रहा हूँ। इस साल 92,000 आपके एसेट यूज़ हो चुके थे। मेक सेंस? अब वो ये पूछ रहा है कि आप बताएं कि आप की जो एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन है वो इस साल के आखिर में कितनी बची पड़ी है। अब आपको पता है कि जब एसेट बिकता है तो एसेट को हम उसकी कॉस्ट समेत रिमूव कर देते हैं रिमेनिंग एसेट में से। तो एसेट 20,000 कॉस्ट वाला बिक गया तो 20,000 एसेट वाली कॉस्ट वाला एसेट हमने 1,80,000 में से रिमूव कर दिया। जब एसेट बिकता है तो उससे रिलेटेड एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन को भी हम ख़त्म करते हैं। एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन बाय डिफ़ॉल्ट क्रेडिट होती है, ऐसा ही है ना, कॉन्ट्रा होता है अगेंस्ट एसेट। उसको ख़त्म करने के लिए हम डेबिट करते हैं, मतलब हम एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन को निकाल के बाहर करते हैं जब एसेट बिक जाता है।
इसका मतलब है कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को डेबिट करेंगे तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो ऑलरेडी पड़ी हुई हैं रिमेनिंग वो कम हो जाएंगी। जो एसेट हमने बेचा है उससे रिलेटेड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को हम निकाल के बाहर करेंगे। मेक सेंस? अब आप ये बताएं कि रिमेनिंग एसेट साल के शुरू में आपके पास कितने के बचे पड़े होंगे? 1,60,000। और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन रिलेटेड टू रिमेनिंग एसेट कितनी बची पड़ी होगी? 74,800। अब जो एसेट आपके 1,60,000 के बचे पड़े हैं ये पूरा साल इस्तेमाल हुए होंगे और डेप्रीशिएट भी होंगे 10% स्ट्रेट लाइन मेथड से। तो 1,60,000 का अगर 10% लें तो वो बनता है 16,000। तो 16,000 की क्या एंट्री बनेगी? डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट होगा, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट हो जाएगी। यानी कि आपकी जो ऑलरेडी एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन बची पड़ी है वो इस साल की डेप्रीसिएशन अमाउंट की वजह से इंक्रीज़ कर जाएगी। तो 74,800 में अगर आप 16,000 शामिल करें तो ये आपके पास एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन का बैलेंस आ जाएगा 90,800। मेक सेंस? ये साल के आखिर में एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन बची पड़ी है। तो क्या आप आंसर निकाल सकते हैं? आंसर ऑलरेडी निकल चुका है आपका। 90,800 आपका क्लोजिंग बैलेंस एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन का रिफ्लेक्ट करेगा आपकी बैलेंस शीट में। मेक सेंस? अच्छा, इसी कॉम्प्रीहेंशन का जो अगला सवाल है 164, इसमें वो आपसे क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि व्हाट इज़ द गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ मशीन। कहता है कि आपने जो एसेट बेचा है 20,000 वाला एसेट बेचा है ना आपने, कितने का बेचा था? 4,800 का। कहते हैं इसके ऊपर प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? देखिए फिगर्स आपके पास ऑलरेडी कैलकुलेटेड दी हुई हैं, हम मज़ीद कैलकुलेशन आसान कर लेते हैं। एसेट आपका था 20,000 का, आपने उसको इस्तेमाल किया था 17,200, ऐसे ही है, देखें ना ये लिखा हुआ है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ 17,200, इज़न्ट इट? तो 17,200 आप इस्तेमाल कर चुके थे। तो आपके मुताबिक वो एसेट कितने का बचा पड़ा था? 20,000 माइनस 17,200, $2,800 का एसेट बचा पड़ा था, मतलब उसकी कैरिंग अमाउंट रिफ्लेक्ट हो रही थी। और आपने मार्केट में कितने का बेच दिया वो एसेट? 4,800 का मार्केट में आपने एसेट बेचा। अब एक चीज़ आपकी 2,800 की है, आप उसको 4,800 का बेच रहे हैं, तो क्या हुआ होगा? प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? तो ज़ाहिर है प्रॉफिट हुआ आपको। कितने का? 2,000 का। इसको आप बोलेंगे प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल, ठीक है? तो 2,000 का आपका प्रॉफिट हुआ, तो ये आपका 2,000 का प्रॉफिट आ गया, ठीक है? गेन या प्रॉफिट। इसी कॉम्प्रीहेंशन से रिलेटेड जो अगला सवाल है मेरा, वो कहता है कि व्हाट इज़ द एनुअल डेप्रिसिएशन फॉर 20x7। कहता है कि आप बताएं कि एनुअल डेप्रिसिएशन 20x7 कितनी आएगी। आपको पता है कि ये हम ऑलरेडी निकाल चुके हुए हैं। देखें एसेट 20,000 का निकल गया 180 में से, तो पीछे एसेट बचे पड़े थे 1,60,000 के, उनके ऊपर डेप्रिसिएशन 10% स्ट्रेट लाइन थी, तो 16,000 डेप्रिसिएशन हमने निकाली थी ना। ये देखें ये हमने सॉल्व किया हुआ है, ये 16,000 डेप्रिसिएशन आ रही है रिमेनिंग एसेट के ऊपर। तो ये आपका आंसर ऑलरेडी निकला हुआ है। तो 16,000 आपकी इस साल की डेप्रिसिएशन होगी, तो ये 16,000 आपका आंसर है। उसने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस पूछा है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का आंसर हम ऑलरेडी दे चुके हैं कि साल के आखिर में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी आई हुई थी? ये 90,800 आई हुई थी, ठीक है? तो ये आपका आंसर आ गया है सी।